नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन हम करने वाले हैं लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का बुक है। ये सीरीज़ हम कर रहे थे बट किसी वजह से ये नहीं हो पाया था, कंटिन्यू नहीं हो कर पाए थे, बट स्टिल अभी टाइम है और इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे हम। तो आज का जो सब्जेक्ट है ये है बॉटनी, बायोलॉजी का बॉटनी, और इसमें हम देखने वाले हैं सेल के बारे में। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ सेल, और इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि ये सबसे छोटा, सबसे बेसिक है, ठीक है, और ये फंक्शनल यूनिट भी है। सेल जो है सबसे छोटा है, एक ही सेल है, मतलब सेल जो दो सेल मिलते हैं वो टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू जो दो मिलते हैं वो ऑर्गन बनते हैं, ऐसे ही करके सिस्टम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट सेल के बारे में बोला जा रहा है, और ये इस सेल की कितनी कैपेबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल है। इसमें आप आगे चल के देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं जिसकी वजह से सेल को बहुत फंक्शनल बना देते हैं, और एक सेल की बहुत कैपेसिटी हो जाती है कि वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक भी है, ये स्ट्रक्चरल है और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, द वर्ड सेल वॉज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि जो वर्ड है सेल, इसको किसने कॉइन किया था, मतलब इसको सबसे पहले बार किसने ऐसे बोला था, सेल वर्ड किसने यूज़ किया था। तो ये रॉबर्ट हुक का नाम आपको याद रखना है, और ये ईयर था 1665। फिर यहाँ पे चार ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखने चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कोई भी एग्जामिनेशन, एसएससी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी, या फिर अपना ही अभी बिहार वाला जो एग्जामिनेशन है, ये सब में पूछ देता है यहाँ पे जनरली। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आपको बेसिकली याद रखना है, गैलीसेप्टिकम भी अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छा, लेकिन आपको ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा देगा तो आपको हिट कर जाना चाहिए। फिर लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो लॉन्गेस्ट सेल जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन है, नर्व का जो सेल सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वही है हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल। तो आपको ये याद रखना है कि न्यूरॉन जो है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, ठीक है। अब द बिगेस्ट सेल इज़ अब यहाँ पे बोल रहा है कि बिगेस्ट सेल कौन सा है। तो बिगेस्ट सेल जो है ये है एग है ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है एग का, वो सबसे बड़ा सेल होता है। अभी तक तो यही पता चला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। स्क्लिडन और स्क्वान जो थे, इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को प्रपाउंड किया था इन द ईयर 1838 और 1839। तो ये दोनों ये थे, मतलब एक बॉटनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है, और इन्होंने पता लगाया था कि सेल, ये जो प्लांट है और ये जो एनिमल है, इसमें ये बेसिकली सेल इसमें रहता है, और सेल के मदद से ही इन लोग में लाइफ है, फंक्शंस हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सेल थ्योरी के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल थ्योरी का बेसिक फीचर जो है इसको देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब एक माइक्रोस्कोपिक से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं सकते, बट वो एग्जिस्ट तो ज़रूर से कर रहे हैं। तो वो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या बड़ा सा कोई जैसे ब्लू व्हेल होगा, तो इतने बड़े जो भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड ऑफ सेल। तो एक तो ऑर्गेनिज्म इज़ कंपोज ऑफ सेल, उसके बाद बॉडी जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो भी सेल से बना होता है। ईच सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक नया सेल जो बनेगा वो पहले से एक पुराना सेल है उसी में से अराइज करेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है प्री एग्जिस्टिंग सेल है और उससे एक फिर से सेल बन रहा है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। और ये भी बोल रहा है कि
किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्टाइल स्टार्ट होता है, जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्लांट का हो या एनिमल का हो, तो एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, उसी से ग्रो करते जाता है, बॉडी बहुत इनलार्ज होता है और फंक्शनल हो जाता है। बहुत बॉडी इनलार्ज नहीं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जैसा है उसके ऑफस्प्रिंग भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही बोला जा रहा है कि एक सिंगल सेल होगा, उसी से पूरे जीवन की ये होगी, स्थापना होगी, मतलब किसी भी सेल के बेसिस किसी एक सेल से किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, फिर उसका फंक्शन और उसका जो भी एग्जिस्टेंस है वो सब रहेगा, ठीक है। तो ये होगा सेल थ्योरी। तो एग्जामिनेशन में अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ सकता है आपको। सबसे पहला बात तो सेल को किसने कॉइन किया, तो सेल को कॉइन किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फिर सेल की जो सबसे छोटी सेल को क्या बोलते हैं हम, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सेल को क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन बोलते हैं। सबसे बिगेस्ट सेल को क्या बोलते हैं, देखिए लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट में ये डिफरेंस होता है, जैसे लॉन्गेस्ट का मतलब तो लंबा सा होगा, ठीक है, न्यूरॉन की आगे हम देखेंगे भी डायग्राम, तो वो लंबा सा आपको दिखेगा। लेकिन बिगेस्ट का मतलब लार्जेस्ट सेंस में लीजिए, लॉन्गेस्ट में लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, लार्जेस्ट में हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को कंसिडर करेंगे। तो जब बिगेस्ट सेल के बारे में पूछेगा तो वो ऑस्ट्रिच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी को दिया किसने, इस्टेब्लिश या प्रोपाउंड किया किसने, तो स्क्लेडन और स्क्वान का नाम हम बोलेंगे, याद रखेंगे इसको। फिर सेल थ्योरी को हम लोग देख लिया कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना होता है। एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी में सेल होते हैं। एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से बना हुआ सेल से ही अराइज करता है। फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। यहाँ पे ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आई थिंक ये क्वेश्चन बायोलॉजी का हो गया, ज़्यादा बायोलॉजी का हो गया। यहाँ पे सेल थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया, यही आपको आने की चांसेस हैं। स्टिल है तो इस बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सेल इज़ ऑफ 2 काइंड्स। यहाँ पे हम सेल की टाइप्स को देखेंगे, सेल कितने टाइप का होता है। तो सेल यहाँ पे 2 टाइप का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, दीज आर प्रिमिटिव सेल हैविंग 3 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो बेसिक ही है, टिपिकल सेल जो होता है, एक आम सेल जो होता है उसी की तरह रहेगा, बट इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो मिसिंग होगा। न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स आर वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सब है। तो चलिए हम आपको डायग्राम से एक बार बता देते हैं कि क्या होता है जनरली, मतलब टिपिकली ये क्या होता है। देखिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ये है यहाँ पे इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, और इसके पास बाहर में जो एक मेम्ब्रेन होता ये इसमें नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो सेल है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास भी मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है, ठीक है, बट इसके पास एक लेयर है, ठीक है। तो ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यही चीज़ इसमें मिसिंग है, इसमें कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल है ये है अपना प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो सेल है ये है अपना यूकैरियोटिक सेल। तो हमारे बॉडी में जैसे हम इंसान ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में आगे चल के आप देखिएगा कि हमारे पास हमारा जो क्रोमोसोम है या डीएनए है वो एक न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और न्यूक्लियस की जो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यही चीज़ मिसिंग होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगे उसमें मिसिंग होगा। और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स जो आपको दिखेंगे कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर लाइसोसोम हो गया या फिर गोल्गी बॉडीज़, यहाँ पे ये तीनों दिया हुआ है। तो ये सब मिसिंग होगा प्रोकैरियोट्स में, ये सब प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो डायग्राम से आपको होपफुली ज़्यादा क्लियर हो गया।
चलिए यहाँ पे और अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है ताकि आपको ध्यान रहे। तो देख लेते हैं डिफरेंस, देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ सेल इज़ जनरली स्मॉल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगे वो स्मॉल होंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक कैसे होंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट होंगे, लार्ज होंगे। न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है तभी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर का प्रेजेंस होगा। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम विच इज सर्कुलर इन शेप, इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक जो क्रोमोसोम होगा ये सर्कुलर इन शेप होगा। बट हमारा जो है, आप आगे पढ़िएगा या फिर अभी तक तो जान ही रहे होंगे कि डीएनए का जो ये होता है स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये इन लोगों में सर्कुलर शेप होता है। फिर ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन है, ठीक है, जितना भी मेम्ब्रेन है, जिसके पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग है, वो सब सारा एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट में। बट ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसके पास आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। और इसमें सेल डिवीज़न जो होता है वो माइटोसिस या मियोसिस से होगा। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। बट यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि कोई एक सेल होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, या तो फिजन हो जाएगा, ठीक है, या तो ये ऐसे ऐसे करके टूट जाएगा, या तो इसमें एक ये ऐसे प्रोट्यूबरेंस करके निकलेगा, मतलब कुछ बडिंग टाइप का निकलेगा, फिर ये इसको छोड़ देगा, तो इससे बन जाएंगे दो सेल। ये होता है बेसिकली, ये तरीके का जो सेल डिवीज़न होता है ये प्रोकैरियोटिक में होता है। बट हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस एक अच्छे तरीके से हम लोगों को इसको अच्छे से देखना भी है और अच्छी तरीके से जैसे कि बनेंगे इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेंगे, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा और इसके बाद ऑफस्प्रिंग या फिर नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम डिटेल में बाद में देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइटोसिस मियोसिस पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। तो जो सेल होता है नॉर्मली, एक जो जनरल फॉर्म ऑफ सेल है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये है सेल वॉल। इन प्लांट सेल देयर इज़ अ रिजिड सेल वॉल विच इज़ नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। इट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन। इट प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो ये जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में एक सेल वॉल होगा, ठीक है, ऐसे देख लीजिए आप कि एक ये सेल होगा, ठीक है। तो इसकी जो बाहर वाली लाइनिंग होगी इसको हम बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। और ये परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है। परमिएबल का ये मतलब होता है कि ट्रांसफ़र हो सकता है, मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा सकता है, ठीक है। परमिएबल का मतलब ट्रांसफ़र करने का एक ये मतलब हो सकता है, ट्रांसफ़र, मटेरियल ट्रांसफ़र हो सकता है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि ये जो सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, ठीक है, ये प्लांट सेल की बात हो रही है। जब भी आपको सेल वॉल वर्ड सुनने को मिलता है ना, तो आप सीधे से समझ लीजिए कि ये हम प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर एनिमल में बात करेंगे आउटर कवरिंग की, तो उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही सेल वॉल सुन रहे हैं आप, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये प्लांट सेल है। और अब ये जो प्लांट सेल है ये किस चीज़ का बना होता है, प्लांट सेल नहीं, मतलब प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो सेल्यूलोज का बना होता है और काइटिन का बना होता है। और यही काइटिन और सेलुलोज क्या करता है, इसको कवर करके रखता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको स्ट्रेंथ देता है, यही सब इसका काम है। सेलुलोज और काइटिन जो होते हैं सेल वॉल में, इसका काम है इसको स्ट्रेंथ देना, इसको देना, ठीक है, और प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये हम अभी सेल वॉल की बात कर रहे थे और हम प्लांट सेल की बात कर रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे ही आप सुनिएगा तो आप समझ लीजिए कि हम अब
प्लांट की बात, सॉरी एनिमल की बात कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। इन द प्लांट सेल इट इज़ फाउंड विदिन सेल वॉल। It is a thin, elastic, living, double layer, permeable membrane. It is made of phospholipid molecules. तो अभी हमने देखा था, देखिए सबसे पहली बात तो अब हम एनिमल सेल जो हम देख रहे हैं, तो इसकी जो आउटर कवरिंग होगी इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, ये भी रहेगा, ये भी परमिएबल लेयर रहता है, ये भी थिन रहेगा, ये भी इलास्टिक रहेगा, लिविंग रहेगा। अभी ये जो है मतलब पिछला वाला हम लोगों ने देखा था क्या, काइटिन का बना होता है और सेल्यूलोज का बना होता है। बट अभी जो हम देखेंगे इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस वाले और लिपिड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइंडली प्रेजेंट होते हैं और फिर ये इसके बाहर वाले मेम्ब्रेन में ये सब प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है इसका। तो इसका फंक्शन होता है इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो इसकी जो इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं बाहर या अंदर उसको रेगुलेट करके रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय Purkinje in 1839. Protoplasm is made of various chemical substances like water, ions, salt, and organic molecule. It is the living part of cell, and the protoplasm is divided into two parts. One is cytoplasm and other one is nucleoplasm. So let's see now. Okay, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी हम लोगों ने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो होगा एनिमल का उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो जितने भी फ्लूइड हैं, ये अंदर वाला बात कर रहे हैं। अभी बाहर वाला और आउटर सेल को हम देखें ना तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे। अब अंदर की बात हो रही है अब यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर में आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स दिखेंगे, बट ये जो फ्लूइड है, ये जो पूरा फ्लूइड है हमारा सेल जिससे बना हुआ है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसी फ्लूइड में आपको दिखेगा कि न्यूक्लियस है, फिर आपको दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर आपको दिखेगा कि गोल्गी बॉडीज़ है, फिर आपको लाइजोसोम दिखेगा। बहुत सारे ऑर्गेनल्स आपको दिखेंगे इसी फ्लूइड के अंदर दिखेंगे आपको। अभी आपको मेन बॉडी पढ़ना है, बाहर में सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में जो फ्लूइड है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है इसको कॉइन किया था परकिंजे ने 1839 में। और फिर इसके बाद इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ मेड ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि इसमें वाटर भी होगा, इसमें आयंस भी होंगे, इसमें सॉल्ट भी होंगे, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे। तो ये सब का बना होता है ये फ्लूइड, और ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। ये लिविंग है, ये लिविंग ही है, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। अब इसमें देख रही है दो टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म बोला जा रहा है। प्रोटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो फ्लूइड है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, एक सेकेंड अभी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओ शिट वेट अ मिनट। तो चलिए, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ओके, अब हम बनाते हैं इसको थोड़ा सा कलरफुल ताकि समझ में आएगा। अब ये जो ग्रीन पैचेस या ग्रीन पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये है प्रोटोप्लाज्म। ओवरऑल ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को भी बताया गया है कि दो टाइप का होता है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो टाइप का होगा। तो एक हो जाएगा, ये फ्लूइड है इसीलिए ऐसे डॉट डॉट बनाना होता है। बायोलॉजी में ऐसे ही बनाया जाता है, फ्लूइड को ऐसे पानी टाइप ऐसे नहीं शो कर सकते, डॉट्स ही से इसको बताया जाता है। फिर दूसरा बता देंगे यहाँ पे। ओके ठीक है, तो नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा। और दूसरा होगा, दूसरा डॉट्स हो गया ये सब। ठीक है, तो अब ये जो प्रोटोप्लाज्म था, देखिए सबसे पहले तो ये
चलिए, ये हो गया हमारा पीएम, हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा पीपी, प्रोटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा सीपी, साइटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा एनपी, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब डिफरेंस देख लीजिए। सबसे पहला तो जो आउटर लेयरिंग है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वाले फ्लूइड को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म के दो टाइप हैं। तो एक जो है, जो पूरा सेल में प्रेजेंट है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो पूरे सेल में प्रेजेंट है, ये जो फ्लूइड, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि एक न्यूक्लियस भी हमें पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा ना, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो डिफरेंस आप समझ रहे हैं। एक जो बाहर है साइटोप्लाज्म है, जो बाहर सेल में जो फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। और जैसे ही हम न्यूक्लियस में शिफ्ट हो रहे हैं और इसके फ्लूइड को पढ़ रहे हैं, तो हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ में आ गया, होपफुली ये क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय एल्टमैन इन द ईयर 1886। दीज आर सिलेंड्रिकल, रॉड शेप्ड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर found in cytoplasm. It is surrounded by double layered membrane. Inner membrane has many folds called cristae, and the fluid present inside mitochondria is called matrix, which contains many enzyme and coenzyme. ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया या तो ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, या तो रॉड टाइप का होगा, या तो स्फेरिकल होगा। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल लेयर्ड होगा। कभी भी जो इसकी कभी भी ये चाहे रॉड शेप्ड हो या सिलेंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो, कोई भी शेप का हो, ये डबल मेम्ब्रेन तो ज़रूर से होगा। अब क्या होगा कि इसमें फ्लूइड है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। तो इसमें जो फ्लूइड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इस फ्लूइड में एंजाइम भी रहेंगे और कोएंजाइम भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा था इम्पॉर्टेंट वाला। ओके, हाँ, इसके जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें क्रिस्टी रहता है। तो क्रिस्टी टाइप की चीज़ आपको दिखने को मिलेगा, इतना नहीं ज़रूरत है, बट आपको ये याद रखना होगा कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें क्रिस्टी रहता है। इतना डायग्राम वाइज आपको उतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ठीक है, चलिए ये इनर मेम्ब्रेन का पार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा कहीं जाके माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब इसके फंक्शन को जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये रेस्पिरेटरी साइट होता है, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन करेगा सेल, और यहीं पे बनता है जो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल है वो यहीं पे बनता है। तो एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा वो यही आएगा कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है एटीपी कहाँ पे बनता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसी की वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और फिर इसको और ये जो एटीपी बनता है इसको हम करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये सभी क्वेश्चन आने वाला है। एटीपी पे आएगा क्वेश्चन, या इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस, इसका कॉमन नेम क्या है, पावर हाउस, या फिर इसको डिस्कवर किया था ऑल्टमैन ने। तो ये सब क्वेश्चन आएगा। इतना क्रिस्टी टाइप का इनर मेम्ब्रेन में कैसे फोल्डिंग्स है, आई डोंट थिंक ये जनरल बच्चों को जनरल कंपटीशन में ये सब पूछना चाहिए। नीट के क्वेश्चंस हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। Golgi bodies was discovered by scientist Camillo Golgi. Golgi bodies are made up of two group of tubes, vesicles and vacuoles. In plant it is more in number, and here it is known as dictyosomes. ठीक है, तो ये जो होगा ठीक है, तो अब हम देखते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी बॉडी इज़ मेड ऑफ ट्यूब्स, ये ट्यूब्स का बना होता है। वेसिकल्स भी रहेंगे और वैक्यूल्स भी रहेंगे इसमें। ठीक है, और इसको ये इन प्लांट इट इज़ मोर इन नंबर, ये एनिमल्स में कम और प्लांट में ज़्यादा होंगे। प्लांट में इसको क्या बोला जाता है, डिक्टियोजोम्स बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम डिक्टियोजोम है। तो ये इसको आप याद रखिएगा। और गोल्गी बॉडी जो नाम पड़ा हुआ है, इसका नाम जो रखा हुआ है, ये इसके डिस्कवरर के ऊपर है। जो इसके डिस्कवरर जो है वो है कैमिलो गोल्गी। ठीक है,
तो ये सब आपको याद रखना है। दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, वैसे गोल्गी बॉडी का नाम डिक्टियोसोम है, या फिर लाइसोसोम के बारे में आपको पता चलेगा, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सब चीज़ों को पूछा जाता तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कि गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम क्या है, डिक्टियोसोम है। ठीक है, चलिए अब इसकी फंक्शन को देख लेते हैं, गोल्गी बॉडी के फंक्शन को देख लेते हैं। इट वर्क्स एज स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। तो ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल्स कैसे गोल्गी बॉडी तक पहुंचता है, फिर वो स्टोर हो जाता है, फिर इसको प्रोसेस करते हैं, फिर वो पैकेजिंग होगा, फिर इसकी मूवमेंट होती है। तो ये सब इतना डिटेल में बायोलॉजी में ही पढ़ने, मतलब हायर क्लासेस में पढ़ना होता है। आपके लेवल पे आपको यही याद रखना है कि इसके फंक्शन क्या होंगे। तो इसके फंक्शन होंगे स्टोरेज का, इसमें स्टोर होगा कुछ मटेरियल, इसको प्रोसेस करेंगे और फिर पैकेजिंग कर दिया जाएगा। फिर ये जो गोल्गी बॉडी होता है ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब बनने में हेल्प करता है। सेल वॉल किसके सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। तो इतना ही याद है। इसके डिस्कवरर को भी याद रखिए, कैमिलो गोल्गी। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, द membranous network of tubules like structure found in cytoplasm is called endoplasmic reticulum. It is attached with nucleus on one side and on other side it is joined with plasma membrane. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, कभी सेल की डायग्राम अगर आप लोगों ने देखी होगी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ऐसे से दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही ट्यूबुल्स का बना होता है, ट्यूब टाइप्स के रहेंगे, बहुत पतले पतले ट्यूब्स रहेंगे। तो ये कहाँ पे फाउंड होता है, तो ये मिलेगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। कहाँ क्या था साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म, तो इसी में मिलेगा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होता है कि देखिए इसकी जो लोकेशन होगी वो ऐसे होगी कि एक तो ये ऐसे 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 करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा, दूसरा ये जाएगा न्यूक्लियस के पास और न्यूक्लियस से अटैच होगा। ठीक है, ऐसे करके दिखेगा आपको। तो ये सब देखने वेखने की क्या कंपटीशन वाले में इतना क्या है, आप बस ये ध्यान रखें कि ये ट्यूबल्स लाइक होगा और ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होगा और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड होगा। और इसकी जो फंक्शन है ये इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा ना कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होता है गोल्गी बॉडी में। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम को डिस्कवर किया था पैलेड ने, एंड द स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन फ्री स्टेट। तो it is made up of ribonucleic acid RNA and then it takes part in protein synthesis। तो राइबोसोम का जब भी नाम आता है इसका ये मतलब हो रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि क्या इसका फंक्शन है। इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। इसको डिस्कवर किया था पैलेड ने, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होता है या फ्रीली भी रहेगा। तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं रफ RER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप होता है, एक में जब अटैच होगा राइबोसोम तो इसको RER बोलेंगे, जब इसमें अटैच नहीं है राइबोसोम इसको SER बोलते हैं। तो ये इतना आपको डिटेल नहीं जानना है। यहाँ पे आपको बताया गया था, यहाँ पे एक है ना कि एक लाइन है ना कि अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे भी रहेगा ये, या फिर राइबोसोम ऐसे ऐसे बाहर में भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम क्या है, डिस्कवर्ड बाय डी ट्यूब। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किया था किसने, डी ट्यूब ने किया था। और फिर दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक बोरिया की तरह दिखता है, और फिर इसका ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इसमें हाइड्रोलिटिक
एंजाइम्स होते हैं, इसी चीज़ को डाइजेस्ट करते करते क्या होता है, कभी कभी लाइसोसोम जो पूरा यूनिट है यही ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम मे डाइजेस्ट इंटायर सेल, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। तो इसकी अपनी ही एंजाइम इसके डिस्ट्रक्शन का वजह है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। सेंट्रोजोम के बारे में आइए देख लेते हैं। सेंट्रोजोम को डिस्कवर किया था बोवेरी ने, एंड इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रोल। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोल होता है इसको डिस्कवर किसने किया था, बोवेरी ने किया था। ये सेंट्रोजोम जो होगा ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होगा, और ये बाउंडेड नहीं होता है मेम्ब्रेन से जिसके पास सेंट्रियोल हो। ठीक है, फिर इसकी फंक्शन क्या होती है, तो इसकी फंक्शन होती है स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में, जो कि आप आगे देखेंगे माइटोसिस मियोसिस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि लास्ट स्टेज जब होता है, जब सेल डिवाइड होता है, तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और उसको बनाने का हेल्प कौन करता है, सेंट्रोजोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लास्टिड के बारे में देख लेते हैं। ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, इट इज़ ऑफ 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि सेंट्रोजोम क्या होगा कि सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड जो है ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से बताया है कि क्या है ये तीनों। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, दीज आर ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स इन्वॉल्व इन प्रोटोसिंथेसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। Chloroplast is bounded by 2 unit membrane having grana and stroma. Grana are membrane bounded sac-like structure found in stacks containing chlorophyll molecules. Stroma is matrix present inside chloroplast which contains photosynthetic enzymes and starch grain. Granum is the site of light reaction during photosynthesis while stroma is the site of dark reaction. तो चलिए यहाँ पे बहुत कुछ दे दिया है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड है ना, क्लोरोप्लास्ट, यही बताता है आपको कि ये ग्रीन पिगमेंट होगा। ये कहाँ से वर्ड आता है, ये क्लोरोफिल से आता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल से आ रहा है ये वर्ड, और यही वर्ड से बन रहा है क्लोरोप्लास्ट, और इसको बोलते हैं हम किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। और रेस्पिरेशन हमने कहाँ देखा था, रेस्पिरेशन कहाँ होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, और इसके बारे में आपको पता चलेगा क्लोरोप्लास्ट जो है ये 2 यूनिट मेम्ब्रेन है। ठीक है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन है, इसमें 2 यूनिट रहेगा, एक तो ग्राना होगा, एक होगा स्ट्रोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा जो होता है सबसे पहले तो ग्राना जो होता है, ग्राना में क्या होगा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, रुकिए, मान के चलिए कि ये ग्राना है और ये है स्ट्रोमा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रहेगा क्लोरोफिल। ओके, और स्ट्रोमा जो रहेगा, स्ट्रोमा में रहेगा एंजाइम रहेगा, फिर इसमें स्टार्च रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि इस दोनों में बेसिक, ये जी हो गया और ये एस हो गया, ग्राना और स्ट्रोमा। बेसिक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसका ये वो है कि लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और डार्क में फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होगा। इसका ये मतलब है कि जो प्लांट को आप देख रहे हैं, प्लांट ये नहीं है कि सूरज की रोशनी में ही सुबह से लेकर शाम तक फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रात में ये लोग सो जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, रात में भी फोटोसिंथेसिस होगा। इसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। और आप देख रहे हैं, देखिए सेल के, अब आप देखिए कि कितने अच्छे से इवॉल्व हुआ है ये प्लांट, कि ग्राना इसके पास रहता है कब, जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तो जल्दी जल्दी से इन लोगों को खाना बना लेना है, एनर्जी मॉलिक्यूल जो ATP है वो बना लेना है। तो इनके पास उस टाइम के लिए स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको हम ग्राना बोलते हैं। फिर रात में लाइट कम रहती है, सनलाइट नहीं है, लेकिन इन लोग अपना खाना बनाते रहते हैं, मतलब कि अपना एनर्जी कॉइन को बनाते रहते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते रहते हैं, और वो स्ट्रोमा में करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है लाइट रिएक्शन वाले फोटोसिंथेसिस इधर होंगे और डार्क रिएक्शन वाले जो फोटोसिंथेसिस होंगे वो स्ट्रोमा में होंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू प्लांट एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर देता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल है, और यही पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इज़ द बेसिक ये यूनिट दैट विल हेल्प प्लांट टू जनरेट एनर्जी कॉइन्स। ओके, तो इसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है। ये इतना फंक्शनल और इतना बेसिक यूनिट है, तो ये आपको याद रखना होगा। ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा क्लोरोप्लास्ट में। फिर क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो वर्ड से आपको लग रहा है कि क्रोमो वर्ड से ही पता चल रहा है कि कलर, तो इसमें ऐसे कलर्स रहेंगे जो प्लांट को कलर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि फ्लावर होता है रेड कलर का, और फिर ग्रीन कलर का लीफ, सॉरी फ्लावर होता है रेड कलर का, रेड नहीं मतलब बहुत सारे कलर का, और जनरली लीव्स होता है ग्रीन कलर का, और इसके जो ये जो तन, ये स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो ब्राउन कलर के। तो ये सब जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस है, और इसका काम क्या है? इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? इसका काम यही है कि ये कलरलेस है, कलर नहीं ऐड करेगा, बट ये फूड को स्टोर करके रखेगा स्टार्च के फॉर्म में, या फैट के फॉर्म में, या प्रोटीन के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होता है दीज आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड dead organelles of the cell. In the plant cell it is larger inside, but in animal cell it is smaller inside. It helps in osmoregulation, it stores toxic metabolic waste. तो ये एक्चुअली एक्सक्रेटरी ऑर्गन कह लीजिए या सेल कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि ये एक तो सबसे पहले ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें डबल नहीं होगा, डबल मेम्ब्रेन नहीं होगा। फिर ये डेड ऑर्गेनेल ऑफ सेल है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? डेड ऑर्गेनल्स जितने भी होंगे सेल के वो प्रेजेंट होंगे, और जो प्लांट में होगा ना, प्लांट में बड़ा साइज़ का होगा, और एनिमल का जो होगा वो छोटा साइज़ का होगा। ठीक है, इसकी जो फंक्शन होगी वही ऑस्मो रेगुलेशन में इसका फंक्शन होगा, और ये क्या करता है? टॉक्सिक मटेरियल को स्टोर करता है, और फिर रिलीज़ भी हम देखेंगे। तो ये ही काम है इसका, एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज़ द स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड, इज़ अ मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल। इन द प्लांट सेल इट इज़ शिफ्टेड टुवर्ड पेरिफेरी, इट इज़ बाउंडेड बाय डबल लेयर न्यूक्लियर membrane having a pore. Within nucleolus chromatin material is present. Nucleolus is rich in protein and RNA. Chromatin material is thin thread-like structure forming network. It is made up of genetic substance DNA and histone protein. During the cell division, chromatin breaks into pieces and forms chromosome. ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ है। चलिए धीरे धीरे एक एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा वो स्फेरिकल होगा। ओके, फिर इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड इन सेल में ये सेंट्रली लोकेटेड होगा। इसको आप लेके चलिए कि ये सेंटर पे है। ठीक है, और ये जो प्लांट सेल में होगा ये टुवर्ड्स पेरिफेरी होगा, इधर होगा कहीं पे। ये हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये सेंटर पे होगा। अब ये डबल लेयर्ड रहेगा, क्योंकि इसकी जो लेयर है बाहर वाली, जो इसकी जो लेयर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसके पास अब एक न्यूक्लियोलस भी होगा। ओके, उसके बाद इसमें क्रोमैटिन मटेरियल होंगे, जिसमें आप डीएनए आपको मिलेगा, डीएनए रहेगा। और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये जो रहेगा इसमें ये जो मटेरियल है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या रहेगा? न्यूक्लियोलस रहेगा, क्रोमैटिन मटेरियल रहेगा। इसको डीएनए को लेके चलिए, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम हो गया, और ये हो गया न्यूक्लियोलस हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इस थ्रेड लाइक लिखा हुआ है ना, तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये सिर्फ थ्रेड लाइक ही दिखता है, धागे की तरह दिखेगा। जब तक आप उसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख रहे हैं तो आपको धागे की तरह ही दिखेगा। और फिर ये जो बना होता है इसमें वही रहेगा, डीएनए रहेगा। ठीक है, डीएनए रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स रहता है।
और ये बाद में आप देखिएगा कि जब जब सेल की जो डिवीज़न होती है तो ये टूटता भी है, ठीक है, छोटे छोटे क्रोमैटिन फाइबर्स में टूट जाता है, ये कंडेंस होते जाता है, फिर छोटा से छोटा हो जाता है ताकि जेनेटिक मटेरियल की जो ट्रांसफ़र हो वो अच्छे से हो पाए। फिर ये बहुत छोटा हो जाएगा, फिर ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ऐसे होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में देख लिया आप लोगों ने, समझ लिया कि सेंटर में होगा एनिमल का और पेरिफेरी पे होगा प्लांट का। चलिए अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स। तो न्यूक्लियस जो है ना, इसको मास्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है सेल का, इसी के पास सारा कैपेबिलिटी है कंट्रोल करने का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक है। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल अगर आपसे कोई पूछता है तो आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल रूम सेल न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमैटिन ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो क्रोमैटिन होता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होता है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग बने तो डीएनए कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर होता है या क्रोमोसोम होता है, इसी की हेल्प से हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट सेल क्या होता है, लार्ज होता है, और एनिमल सेल जो होगा वो छोटा होगा। सेल वॉल प्रेजेंट होगा किस में, प्लांट सेल में, और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा किस में, एनिमल सेल में। प्लास्टिड प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में और प्लास्टिड एब्सेंट होगा एनिमल सेल में। फिर क्या होगा कि सेंट्रोजोम जो है वो एब्सेंट होगा प्लांट सेल में और प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में बड़े होंगे, बड़े बड़े साइज़ के होंगे, और जो एनिमल सेल है उसमें इसकी साइज़ जो होगी वो छोटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्रोमोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस, इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो क्रोमोसोम क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पहले से नहीं दिखता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये, मतलब बहुत कंडेंस रहता है और बहुत बड़ा रहेगा, इस ऐसे 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 इतना मुड़ के रहता है ये, तो ये दिखता नहीं है, ये लगता है कि ऐसे थ्रेड है और कुछ पता नहीं चलता। बट क्रोमोसोम की जब ऐसे डिवीज़न स्टार्ट होती है, जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है तो ये श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है, फिर आपको ये फिर छोटा होने लगता है, फिर जाके ये दिखता है सेल डिवीज़न के टाइम में, ठीक है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड जॉइन टुगेदर एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो दो जो क्रोमोसोम होगा और वो जॉइंट रहेगा, ठीक है। 2 क्रोमोसोम जॉइंट रहेगा पॉइंट पे, जैसे कि ये हो गया ये पॉइंट और ये, और फिर यहाँ पे ये पॉइंट, ये पे। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। बीड लाइक स्ट्रक्चर ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन। तो ये जो क्रोमोसोम होगी इसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वही होता है जीन, और जीन जो होता है वो मेड अप ऑफ डीएनए होता है, डीएनए से बना होता है, और डीएनए को ही हम समझते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। इन सम वायरसेस आरएनए इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस में क्या होता है कि सिर्फ डीएनए नहीं है जेनेटिक मटेरियल, हमारे में डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि वायरस को ही ले लीजिए, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस बोला जाता है। इन प्रोकैरियोटिक्स देयर इज ओनली 1 क्रोमोसोम लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें 1 क्रोमोसोम होगा, और मतलब एग्जाम्पल्स तो इसके हम लोगों ने देखा है ना, बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल पोजेज मैनी क्रोमोसोम। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे। पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज हैव डिफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल विच आर इन पेयर नोन एज डिप्लॉयड। तो एक यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज़ हैव डिफिनेट, तो ये जो स्पीसीज़ है ना, जितने स्पीसीज़ आप देख रहे हैं सबके जो डीएनए मटेरियल है ये सब डिफरेंट है, ठीक है। तो कुछ में ये क्या है, ये कुछ में डिप्लॉयड सेट में है, मतलब दो नंबर में रहेगा, और जब अनपेयर्ड रहता है उसको हैप्लॉइड बोला जाता है, और जब पेयर्ड हो जाता है वो डिप्लॉयड कहलाता है। गैमेट्स हैव डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम।
तो आगे चल के जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गैमेट्स जो होते हैं उसमें एन और एन, तो अलग अलग एन दिखता है आपको, तो वो हुआ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के बारे में। ये बेसिकली हमारा जो ह्यूमन है वही आपको पूछेगा। तो 23 पेयर्स होता है हमारे पास क्रोमोसोम का, यही सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। बट एक बार देख लेते हैं हम, पिजन में कितना है 40 है, चिंपैंजी में 24, कैट में 19, ओनियन में 8, डॉग्स में 39, ह्यूमन में 23, फ्रॉग में 13, पी में 7, हॉर्स में 32, और फिर वीट में 21 पेयर, टोमेटो में 12 पेयर, एस्कैरिस में 1 पेयर। तो ये सब हैं क्रोमोसोम के नंबर। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन वाला जो कि 23 पेयर्स है। फिर नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज़ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ फाउंड इन सेल। एक सेल में क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलता है वो होता है, उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। इट कंटेन्स स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन कोडेड फॉर्म। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 काइंड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसमें क्या होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना है, जिसको हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लिक एसिड में ही होगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का 2 टाइप होता है, डीएनए डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए अब इन लोगों के बारे में भी देख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, तो इसको डिफरेंसेस के साथ देख लेंगे। अच्छा ही ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम, डीएनए में थे। चलिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में देख लेते हैं। फ्रेडरिक और मिस्टर वॉज द फर्स्ट पर्सन, फ्रेडरिक एंड मिस्टर नहीं, फ्रेडरिक मिस्टर इज़ 1 पर्सन ओनली, एंड ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। पस सेल से इन्होंने आइसोलेट कर लिया था डीएनए को, और इन्होंने फिर देखा था, यहीं से डिस्कवर किया था इन्होंने डीएनए को। डीएनए इज माइक्रोमोलिक्यूल इन विच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। केमिकली a nucleotide has 3 components, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिस्टर वो इंसान थे जिन्होंने पस सेल से डीएनए को आइसोलेट किया था और इसकी स्टडी की थी, तो उनको पता चला कि ये जो डीएनए है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इसमें क्या क्या है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा, एक शुगर होगा, और एक फॉस्फेट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों रहेगा एक न्यूक्लियोटाइड में। अब हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन बेस क्या होता है, शुगर क्या होता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप क्या है। तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ तो कुछ ऐसा नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप मतलब यही PO4 का जो PO4 मॉलिक्यूल जो है वही प्रेजेंट होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको जानना है नाइट्रोजन बेस क्या होगा और शुगर क्या होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस जो होता है, नाइट्रोजन बेस जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडिन। ठीक है, तो प्यूरिन के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं एजी एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडिन में जो होता है वो होते हैं थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो यही आपको पता चलेगा कि हमारा जो चलिए यही देख लेते हैं। ये जो तो क्या हो गया, नाइट्रोजन के 2 बेस होंगे, प्यूरिन और पायरिमिडिन। एजी जो होगा मतलब एडेनिन और ग्वानिन जो होगा वो होगा प्यूरिन, और पायरिमिडिन कौन सा होगा, थाइमोसिन होगा, थाइमीन होगा, और साइटोसिन होगा। और ये जो साइटोसिन होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। तो यूरासिल भी एक नाइट्रोजनस बेस ही है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं वाटसन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ, वाटसन एंड क्रिक गेव स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए। तो वाटसन और जो क्रिक थे उनका जो स्ट्रक्चरल डीएनए का मॉडल था उसके बारे में देख लेते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्मिंग डबल हेलिक्स। तो आप देखे होंगे कि ये जो होता है डीएनए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ईच स्टैंड हैज़ ए बैकबोन एंड बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। तो यहाँ पे हमने देखा था ना पहले
कि जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर और फॉस्फेट का बना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक जो स्टैंड होता है इसमें शुगर भी होगा, इसमें फॉस्फेट भी होगा। नाइट्रोजन बेस इज़ अटैच टू शुगर, तो नाइट्रोजन बेस जो होता है वो शुगर से अटैच होता है। जैसे कि प्यूरिन में हम लोगों ने देखा ना A और G है, तो ये अटैच्ड रहेगा शुगर से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ टू स्टैंड ऑफ डबल हेलिक्स फॉर्म अ पेयर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जो नाइट्रोजन बेस बनता है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, तो इसमें जो बॉन्ड्स होता है ये कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन वेराज ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन। ठीक है, तो एडेनिन की पेयरिंग होगी थाइमिन से, और साइटोसिन जो ग्वानिन है उसकी पेयरिंग होगी साइटोसिन से। ठीक है, एडेनिन एंड थाइमिन आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, साइटोसिन एंड ग्वानिन आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड्स देम टुगेदर। दिस स्ट्रक्चर इज कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ विद द स्टेप्स ऑफ स्टेयर केस जो होता है, आपको सीढ़ी के जैसा दिखेगा ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है वो। ठीक है, फिर चलिए इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस को देख लेते हैं। इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, DNA सिंथेसाइज RNA। तो ये जेनेटिक मटेरियल इसमें के पास होता है, तो ये हेरिडिटरी चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर DNA इज़ मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस। DNA कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस में। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। तो अभी क्वेश्चन में अगर आपको देता है कि जैसे BPSC में ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं, BPSC में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि DNA इज़ वेयर इज़ द DNA प्रेजेंट इन सेल, तो द ऑप्शन में बी गिवन कि DNA इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और समथिंग एल्स, कुछ एक और कुछ ऐड कर देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द फिफ्थ ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो वहाँ पे आपको यही हो जाएगा, इट विल बी मोर देन वन बिकॉज इट इज़ DNA इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑल्सो एंड इट इज़ प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, इसको याद रखिए। फिर जीन के बारे में देख लेते हैं। जीन इज़ हेरिडिटरी यूनिट विच इज़ मेड बाय अ सेगमेंट ऑफ DNA फाउंड ऑन क्रोमोसोम। तो जीन जो है, जीन क्या होता है? ये होता है हेरिडिटरी यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट जिसका काम ही है एक जनरेशन के मटेरियल इन्फॉर्मेशन को दूसरे जनरेशन में ले जाना, मतलब कि पेरेंट्स से उसको ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर देना। विच इज़ मेड बाय सेगमेंट ऑफ DNA फाउंड ऑन क्रोमोसोम। तो ये किस तरह से जो हेरिडिटरी यूनिट है ये काम कैसे करता है? तो ये हेल्प उसकी DNA जो है उसकी हेल्प से काम करता है। अब RNA के बारे में देख लेते हैं। RNA क्या है? हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? ये है न्यूक्लिक एसिड का दूसरा टाइप। हम लोग अभी न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो पहला जो है वो क्या था? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी दूसरा हम पढ़ रहे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। RNA इज सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड, RNA इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। तो ये सिंगल ही स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होगा। न्यूक्लिक एसिड मेड ऑफ इसका जो न्यूक्लिक एसिड बना होगा वो फॉस्फेट रहेगा, कॉमन होता है, शुगर होगा कॉमन, और ये इसका शुगर होगा राइबोज और उसका जो शुगर होगा वो डीऑक्सी राइबोज होगा। नाइट्रोजन बेस जो होता है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे यूरासिल, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, तो जब RNA होगा तो RNA में यूरासिल होगा, और हमने देखा था ना कि वहाँ पे क्या था? T था, थाइमिन था ना, थाइमोसिन था, और यहाँ पे क्या है? यूरासिल है। इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। तो ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होगा और साइटोप्लाज्म में भी होगा। चलिए अब 3 टाइप के RNA होते हैं, इस तीनों के इसको देख लेते हैं, फंक्शंस को देख लेते हैं। तो मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफ़र RNA। ठीक है, mRNA, rRNA और tRNA बोला जाता है। इट ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम DNA फाउंड इन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन कोडेड फॉर्म। तो मैसेंजर इसका नाम है, तो इसका काम क्या होगा? इसका काम भी यही होगा कि ये न्यूक्लियस
ये क्या करता है, ये जो मैसेज रहता है डीएनए का, उसको ये ट्रांसफ़र करता है साइटोप्लाज्म और ये कोडेड फॉर्म में करता है। राइबोसोमल आरएनए तो मैंने तभी बता दिया था जब हम राइबोसोम्स पढ़ रहे हैं, तो राइबोसोम जब भी आएगा ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। तो राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, इट इज़ द कैरियर ऑफ एमिनो एसिड एंड ट्रांसफ़र इट टू राइबोसोम। ट्रांसफ़र राइबोसोम का ट्रांसफ़र जो आरएनए होता है, इसका काम है कि ये एमिनो एसिड का करियर होता है, ये इसको कैरी करता है और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसको राइबोसोम में इसको भेज देता है, किसको, एमिनो एसिड्स को। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ट्रांसफ़र जो आरएनए टीआरएनए, इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ जो डीएनए है और आरएनए है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो हाँ चलिए, तो डीएनए में क्या होगा कि शुगर जो होगा डीऑक्सीराइबोज होगा, आरएनए में कौन सा होगा, राइबोसोम, तो राइबोज शुगर होगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसी से आपको पता चल जाएगा, शुगर इसमें डीऑक्सीराइबोज है, इसमें शुगर राइबोज है। अब डीएनए में क्या होगा, एजी होगा और सीटी होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एजी तो होगा ही, सी भी होगा ही, टी के जगह पे यू आ जाएगा, तब ये आरएनए हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जब से हमने देखा कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर का बना हुआ होगा, बट ये क्या होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अब डीएनए जो होता है ये कहाँ कहाँ मिलेगा, ये न्यूक्लियस में मिलेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, ये क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। ये क्या होगा, आरएनए कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा और साइटोप्लाज्म में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, तो हो गया इतना। अब सेल साइकिल भी इसी चैप्टर में है, तो इसको देख ही लेते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस थोड़ा सा है, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही लंबा चैप्टर है। ओके, तो सेल साइकिल, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो सेल साइकिल क्या होता है, ये सीक्वेंस है, इवेंट्स का सीक्वेंस है, जिसमें क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है, आप देखेंगे कि एक जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ और दूसरा जेनेटिक मटेरियल बना, और ये इवेंट के थ्रू बना, और इसमें क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बनेगा और अल्टीमेटली डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल में। तो ये एक सेल है जिसमें आप देखिएगा कि ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है, और बाद में जाके दो सेल बन जाएंगे जिसमें कि क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। तो दो सेल आपको मिलेंगे जिसमें कि क्रोमोसोम रहेगा और यहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा। तो ये इसी को बोला जाता है कि सीरीज़ ऑफ इवेंट चल रहा है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाद में चल के, ठीक है। सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीजेज देयर नंबर, सेल इंक्रीज इन देयर नंबर इज नोन एज सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले तो सेल डिवीज़न में क्या होगा, सेल इंक्रीज़ करेगा नंबर में, एंड इट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो ये जो सेल डिवीज़न होता है ये इसलिए होता है, देखिए कभी कभी आप लोग ये भी देखे होंगे, कभी कभी कुछ तो आप ये फेस ही किए होंगे कि जैसे कहीं कुछ कोई सेल डैमेज हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में जैसे कोई घाव ही हो गया, तो वहाँ पे सेल डैमेज हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं है कि वो घाव हमेशा के लिए है, या वहाँ पे कुछ एम्प्टीनेस हो गया, या कुछ वहाँ पे कुछ हॉलोनेस हो गया, नहीं, वहाँ पे तो सेल वापस से आते हैं ना। तो ये किस तरीके से होता है, यही होता है सेल डिवीज़न। सेल क्या करेगा, वहाँ के जितने सेल हैं वो डिवीज़न में लग जाएंगे और फिर उसको रिपेयर करेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा और फिर से वो एरिया कवर हो जाएगा फिर से। जैसे किसी का स्किन थोड़ा सा डैमेज है तो वहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा और माइटोसिस की हेल्प से वहाँ पे डिवीज़न होगा और फिर से वहाँ पे कवर कर देगा। तो ये हो गया। चलिए अब देख लेते हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस सेल डिवीज़न ऑकर इन सोमैटिक सेल विच टेक्स पार्ट इन ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीज़न। तो यूनिसेलुलर सेल, पहले तो माइटोसिस जो होता है ये सोमैटिक सेल में होगा, सोमैटिक सेल्स में होगा, मतलब कि जैसे स्किन में होगा, ठीक है, गैमेट वाले सेल्स में नहीं होगा, बाकी जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं सब में होगा। और ये क्या होगा, ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें होता है ये वाला सेल डिवीज़न, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीज़न वन सेल
वन सेल डिवाइडेड, यहाँ पे लैंग्वेज, चलिए, आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू पेरेंट सेल। तो क्या होगा कि माइटोसिस जो होता है इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसका बाइफर्केशन होगा, 2 डॉटर सेल बनेंगे और डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। ये होता है माइटोसिस का प्रोसेस। फिर अनकंट्रोल माइटोसिस अगर होता है, जब माइटोसिस कंट्रोल में नहीं रहता तो क्या होता है, तब वहाँ पे बनने लगता है ट्यूमर या कैंसरस ग्रोथ हो जाता है या कैंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर मियोसिस के बारे में देख लेते हैं। मियोसिस सेल डिवीज़न अकर्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे हमारे एनिमल में आप देखेंगे कि ओवम होता है फीमेल बॉडी में और स्पर्म होता है मेल बॉडी में, तो यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा है सेल का डिवीज़न, ये मियोसिस है, और बाकी जितने भी हैं वो सोमैटिक हैं, ठीक है। गैमेट्स जब भी इन्वॉल्व होंगे वो हो जाएगा मियोसिस वाला सेल डिवीज़न, और नहीं अगर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहते तो माइटोसिस हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, दैट इज़ ओवा एंड स्पर्म। तो ओवा स्पर्म का जब भी डिवीज़न होगा तो ये मियोसिस सेल डिवीज़न होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीज़न ड्यूरिंग विच ईच डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है ना कि ये रिडक्शनल डिवीज़न है। तो जैसे डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड सेल बना और उससे डिवीज़न हो रहा है, तो लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में एन वाला प्रोडक्ट्स बन जाएगा, एन वाले डॉटर सेल बन जाएंगे, इसलिए यहाँ इसको बोला जाता है कि रिडक्शनल डिवीज़न है, क्योंकि स्टार्ट हुआ था 2n पे और एंड हो रहा है n पे, तो वो हाफ हो रहा है सीधे सीधे, तो इसीलिए ये रिडक्शनल डिवीज़न है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि कौन से सेल डिवीज़न को हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं, तो हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मियोटिक सेल डिवीज़न। तो एक मियोटिक सेल डिवीज़न अगर होगा तो एक सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगे। अभी हम लोगों ने देखा ना 2 सेल बने थे माइटोटिक में, मियोसिस में 4 बनेंगे। फिर टर्म्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीज़न जो होगा उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। कैरियोन जो वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है? तो जैसे न्यूक्लियस का टूटना या डिवीज़न होना उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, तो वैसे ही साइटोप्लाज्म का अगर डिवीज़न होता है या टूटता है वो, तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। डिप्लॉयड क्या होता है? डिप्लॉयड होता है जब 2n नंबर रहेगा, जब क्रोमोसोम का नंबर 2n रहेगा, जैसे कि 46 होगा हमारे में, तो n कितना हो गया? 23 हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया 2n, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। और ये जो n है 23, ये है हैप्लॉयड, ओके। चलिए, तो ये हो गया 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम देख लिए हम। और अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिप्लॉयड जो है, डिप्लॉयड जो सेल होंगे वो सोमैटिक सेल्स होंगे, और हैप्लॉयड जो सेल्स होंगे वो होंगे गैमेटिक सेल्स, सॉरी ठीक है। तो गैमेटिक सेल होंगे हैप्लॉयड, और जो सोमैटिक सेल्स होंगे वो डिप्लॉयड होंगे हमेशा इन नंबर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं उनके बीच में ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने की ज़रूरत है। ऐसा होता है कि जब क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होता है तो मतलब सेल डिवीज़न हो रहा है ये, तो क्या होगा हाँ, तो ये रेड कलर का और ये होगा, मान के चलिए कि ये होगा ब्लू कलर का, ठीक है। तो जब फॉर्मेशन होगा ना, तो जेनेटिक जब मटेरियल एक्सचेंज होगा तो नया जो क्रोमोसोम बनेगा वो कैसा होगा? तो वो होगा ऐसे, इसके पास आ जाएगा ब्लू वाला और दूसरे वाले के पास, ये जो भी है ये वाला कलर मेरे से डिफरेंट हो गया। तो ये होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक जो क्रोमैटिड होता है वो दूसरे क्रोमैटिड से
ट्रांसफ़र होता है। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होता है, जो कि आप लोगों को जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर यही प्रोसेस को बोलते हैं कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इधर आ जाएगा और ये वाला जो क्रोमोसोम इधर है ये इधर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग साइज एंड शेप बियरिंग कॉरस्पॉन्डिंग जीन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एकदम एक ही जैसा होता है, एक ही साइज़ का, एक ही शेप का, और एक ही जीन भी प्रेजेंट रहेगा, एक ही जैसा कॉरस्पॉन्डिंग जीन प्रेजेंट होता है। चलिए यहाँ पे 4 और वर्ड्स हैं, जिसके मीनिंग देख लेते हैं। कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई कुछ है, ठीक है। जैसे पी होता है, मटर होता है, वो गोल है, राउंडेड है। फ्लावर होता है तो कोई सिलिंड्रिकल होगा, कोई राउंड होगा, स्फेरिकल होगा, कुछ होगा। तो ये जो फॉर्म्स आपको दिखता है ना, बाहर से दिखता है, आँख से आप जो चीज़ को देख सकते हैं, वो जो वैसे कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको हम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। जीनोटिपिक कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था ना क्रोमोसोम्स के बारे में, कि क्रोमोसोम का जो पेयर है तो ह्यूमन में 23 है, डॉग्स में 39 है। तो ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जेनेटिक लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। टोनोप्लास्ट क्या बोलते हैं? तो वैक्यूल आप देखे थे कि वैक्यूल प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी में। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि एक्सक्रीटरी या ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। तो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन, द बेसिक ट्राई लैमेलर स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर तो बहुत बड़ा था, इसको हमें 2 पार्ट में करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। इसको यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। नेक्स्ट हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। चलिए फिर इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।